गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो चीज़ आप रख लीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पोर्तुगीज़ कंप्लीट किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पार्ट 1 में वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। और आज हम इंग्लिश और डच करने वाले हैं। आई होप कि आपने पोर्तुगीज़ वाले वीडियो को जिसने भी देखा है आप को अच्छे से मैं समझा पाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। और जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप बोलोगे तो मैं इसके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हम बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे एंड मैं कोशिश करूंगा कि सारे इंसिडेंट्स को सीरियली बताऊं और कुछ ट्रिक्स भी अगर मैं दे पाऊं जिससे आपको याद करने में, उसे याद रखने में आसानी हो, तो मैं ये कोशिश करूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के साथ। तो सबसे पहले आपको याद रखनी है, आप इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1609 में विलियम हॉकिंस सूरत में जहांगीर के कोर्ट में आए। तो ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही है। लेकिन अब हम ब्रिटिश पढ़ रहे हैं तो सबसे स्टार्टिंग से चलते हैं कि 1600 में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्टैब्लिशमेंट शुरू हुआ, जब स्टैब्लिश हुई तो 1600, आपको पूरी डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई। और स्टार्टिंग में तो इसे सिर्फ 15 इयर्स का राइट मिला था कि ये 15 इयर्स के लिए ये ट्रेड करेगी इंडिया जाकर। लेकिन फिर जो है 1609 में 9 साल के बाद, जब भी आपको याद रखनी है कि 1609 में ही जब भी विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आए, उसी ईयर जो है इसके राइट को इंडेफिनिट टाइम के लिए, 15 इयर्स का पहले था लेकिन बाद में इंडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कि कोई टाइम लिमिट नहीं रह गया कि कब तक ये लोग यहाँ पर इंडिया में ट्रेड करेंगे। उसके बाद आपको याद रखनी है कि 2 साल के बाद, यानी कि 1611 में इन्होंने ट्रेड स्टार्ट कर दिया। अब वो अगर आए हैं तो ट्रेड करेंगे ही। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे मन में आएगा कि सबसे पहले ट्रेड कहाँ स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ट्रेड स्टार्ट किया मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1611 में, ठीक है। फिर उसके 2 साल के बाद उन्होंने अपनी पहली फर्स्ट फैक्ट्री खोली। कहाँ खोली? सूरत में। सूरत में उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री खोली। और फिर कुछ सालों के बाद, यानी कि 1616 में, 1609 में तो ट्रेड स्टार्ट कर दिया था मसूलीपट्टनम में, लेकिन 1616 में जाकर वहाँ पर फैक्ट्री खोली। मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री 1616 में खोली। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर याद ब्रिटिश रखनी यहाँ है। पर स्टैब्लिश हो पाए तो उनमें उनकी खुद की पॉलिसीज़ तो थी ही, उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी थी जिसकी वजह से वो इतने लंबे समय तक यहाँ स्टैब्लिश हो पाए। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं यहाँ यहाँ स्टैब्लिश होने में उनकी मदद हमारे भी रूलर्स ने की, यहाँ के रूलर्स ने की। और वो सारे इंसिडेंट्स को हम बहुत ही सीरियली देखते हैं। जैसे 1632 में गोलकोंडा के सुल्तान ने एक गोल्डन फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि हम कंपनी की सिक्योरिटी का, सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखेंगे, इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसके बाद 1639 में चंद्रगिरी के रूलर ने ऑर्डर दे दिया ब्रिटिश मर्चेंट को। फ्रांसिस डे ब्रिटिश मर्चेंट थे, उनको ऑर्डर दे दिया कि आप जो है मद्रास वाले अपने सेंटर को उसको फोर्टिफाई कर सकते हैं, उसको किलेबंदी आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और किलेबंदी कर दिया वो लोग। और उसी जो मद्रास वाले सेंटर को किलेबंदी किया, उसी को हम बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से भी वो जाना गया। उसके बाद क्या हुआ कि मद्रास में जो किलेबंदी कर दिया गया, तो पहले तो मसूलीपट्टनम में उनका हेडक्वार्टर था। साउथ साइड जो है मसूलीपट्टनम में हेडक्वार्टर था। फिर बाद में जब फोर्टिफाई कर दिया गया तो उसको मसूलीपट्टनम से हटा करके मद्रास कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर हुगली में भी फैक्ट्रीज खोली गई। फैक्ट्रीज उसमें मेजर फैक्ट्रीज जैसे कासिम बाज़ार, पटना, राजमहल। तो 1651 में ये चीज़ें हुई थी। तो इसको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपको याद होनी चाहिए कि 1662 में जो चार्ल्स थे, ब्रिटिश किंग थे वो चार्ल्स टू। तो उन्होंने क्या किया, पोर्तुगीज़ की प्रिंसेस कैथरीन जिनका नाम था, उनसे शादी कर ली। तो शादी कर ली तो बड़े लोग, बड़ा दहेज। तो शादी किए तो उनको दहेज में जो है पूरा बॉम्बे ही मिल गया। तो ठीक है, पोर्तुगीज़ ने जब बॉम्बे दे दिया तो बॉम्बे पूरा मिल ही गया उनको। तो उन्होंने क्या किया, उसको जो है ब्रिटिश को दे दिया, कुछ पैसा वैसा लेके या रेंट पर जो है दे दिया ब्रिटिश को। मतलब कंपनी को दे दिया। अब आगे हम देखते हैं
कि फिर जो औरंगजेब औरंगजेब कहाँ पीछे हटने वाले थे, औरंगजेब ने भी जो अपने हिसाब से वो जितना उनको स्टैब्लिश करने में मदद कर सकते थे किया। क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इंग्लिश जो है वो इतना आगे बढ़ जाएंगे और वो रूल ही करने लग जाएंगे। इतनी समझ यहाँ के रूलर्स में नहीं आई, जिसकी वजह से कि कुछ रूलर्स इन चीज़ों को समझ पाए लेकिन बहुत लेट से समझ पाए। मराठास वगैरह के समझ में भी बहुत लेट से आई कि ब्रिटिश का आखिर मोटिव जो ट्रेडिंग से चेंज हो रहा था वो काफ़ी लेट से, वो काफ़ी देर से वो समझ पाए। तो औरंगजेब ने जो है क्या किया, वो फरमान जारी किया कि आप जो है बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं। 1667 में ये फरमान जारी किया। उसके बाद फिर वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, जिस तरीके से साउथ की उनकी जो प्रेसिडेंसी थी मसूलीपट्टनम से, उन्होंने कहाँ कर दिया, तो फोर्टिफाई किया पहले मद्रास के सेंटर को, उसके बाद उसको उस सेंट जॉर्ज नाम रखा गया उस किले का, और मद्रास जो है उनका साउथ साइड में हेडक्वार्टर कर दिया गया। ठीक उसी तरीके से वेस्ट साइड में पहले सूरत पे था, लेकिन उसको बॉम्बे कर दिया गया। बॉम्बे जब मिला, वहाँ दहेज में मिला बॉम्बे, तो फिर सूरत से बॉम्बे कर दिया गया। ठीक है, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। तो साउथ में प्रेसिडेंसी बन गई, वेस्ट में प्रेसिडेंसी बन गई। ठीक इसी तरीके से ईस्टर्न साइड में कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनाई गई 1700 में, और वहाँ के पहले प्रेसिडेंट हुए हमारे सर चार्ल्स आयरे। तो आपको याद रखनी है, तीनों को आप सीरियली याद रख लीजिए कि कहाँ बनी, साउथ की प्रेसिडेंसी, वेस्ट की प्रेसिडेंसी और ईस्ट की प्रेसिडेंसी। ईस्ट की प्रेसिडेंसी आप समझ चुके हैं, कलकत्ता, सर चार्ल्स आयरे वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट। फिर आप वेस्टर्न साइड में प्रेसिडेंसी, सूरत थी पहले, जिनको कि चेंज करके बॉम्बे कर दिया गया जब उनको बॉम्बे दहेज में मिला। उसके बाद साउथ की प्रेसिडेंसी, फिर आप याद रखिएगा कि मसूलीपट्टनम में पहले ट्रेड स्टार्ट किए, तो मसूलीपट्टनम में था, लेकिन बाद में जब फोर्टिफाई कर दिए मद्रास के सेंटर को, किलेबंदी कर दिए, तो फिर वहीं पर उसको प्रेसिडेंसी बॉम्बे को ही बना दिया गया। तो 1639 में आपकी साउथ प्रेसिडेंसी बनी, और 1687 में आपकी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनी, और 1700 में ईस्टर्न प्रेसिडेंसी बनी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 1717 में। 1717 में क्या हुआ, 1717 में फारूक सियर से भी कुछ हेल्प मिली। तो अब आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि फारूक सियर का जो हेल्प था, वो इन लोगों के सारे जो लोग थे, रूलर ऑफ चंद्रगिरी, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, औरंगजेब, ये जितने भी इन्होंने इनके हेल्प थे, फारूक सियर के हेल्प के सामने सबका हेल्प जो है नील बटे सन्नाटा था। फारूक सियर ने तो कुछ ज़्यादा ही हेल्प कर दिया इनको स्टैब्लिश होने में। आगे हम देखते हैं। और जो फरमान फारूक शेर साहब ने जो भी फरमान जारी किया, तो उसको हम जानते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी के नाम से भी, इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई उनको स्टैब्लिश होने में, इसके लिए हम उसको मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी के नाम से भी जानते हैं। और इतना सारा कॉन्सेशंस उसमें दिया गया ना, इतना ज़्यादा कि उनकी काफ़ी लंबी लिस्ट है उन कॉन्सेशंस की, लेकिन उनमें से कुछ हम चीज़ों को जानते हैं। जैसे उनको बंगाल में सब कुछ ड्यूटी फ्री कर दिया गया, कि आप जो है कुछ भी चीज़ करो। गर्मी इतनी है ना, उनकी जो है सारी चीज़ों को ड्यूटी फ्री कर दिया गया, कि अब जो है आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, किसी भी चीज़ पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपको एनुअली, मतलब साल में आपको 3000 रुपये देने हैं बस। इसके अलावा फिर आपको जो साल भर करना है आप कीजिए, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से सूरत में उनको कर दिया गया कि आप एनुअली जो है 10,000 रुपये दीजिए, इसके अलावा आपसे 1 रुपये भी किसी भी तरीके की चीज़ नहीं ली जाएगी। और हैदराबाद में तो उनको टैक्स फ्री कर दिया गया कि एनुअली भी आपको कुछ पे नहीं करना है, वो सूरत में ही इंक्लूड कर दिया गया उनको। 10,000 जो सूरत से लिया गया उसी में इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ ये तीन इंसिडेंट्स आपको याद रखिए, कंसेशंस जो दिया गया, सूरत से 10,000 लेके जो है एनुअली ख़त्म कर दिया गया, बंगाल से 3,000 रुपये एनुअली लेके ख़त्म कर दिया गया सारे टैक्स को, और हैदराबाद को सूरत के टैक्स में इंक्लूड कर दिया गया। और जो है कुछ चीज़ें, तो ये चीज़ ठीक है, टैक्स फ्री किया थोड़ा बहुत एनुअली लेके, लेकिन इससे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा फ़र्क तब पड़ा जब उन्होंने इशू ये ऑर्डर दे दिया कि आप कंपनी को दे दिया, फारूक शेर साहब ने, कि जाओ आप खुद का जो है कॉइन भी आप इशू कर सकते हो, आपको हमारे कॉइन की आवश्यकता नहीं है, आप खुद का कॉइन इशू कर सकते हो, आप
खुद का दस्तक इशू कर सकते हो। दस्तक जो है पासेस फॉर ट्रांसपोर्ट, तो उनको दस्तक बोला जाता था, तो खुद का दस्तक भी आप इशू कर सकते हो। और आप बंगाल के कलकत्ता के अराउंड जो है आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को रेंट पर लगा सकते हो। तो ये सारे जो कॉन्सेशंस थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की ब्रिटिश को यहाँ पे इस्टेब्लिश होने में। तो फारूक सियर साहब का आपको याद रखना है कि उनका जो फरमान, तो वो फरमान तो इंग्लिश के लिए मैग्ना कार्टा ही साबित हुआ। तो ठीक है, तो सीरियली हम लोगों ने सारा देख लिया। अब हम जल्दी जल्दी डच पर चलते हैं। तो 1596 में कॉर्नेलिस डे हॉटमैन, ठीक है, वो फर्स्ट डचमैन थे जो कि सुमात्रा और बंटम आए। ठीक है, सुमात्रा और बंटम जगह का नाम था, वो वहाँ पर आए 1596 में। ठीक है, 1602 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड भी बोला जाता है, वो आए। और उन्होंने, वो एक मोटिव के साथ आए। तो उनका मोटिव क्या था? उनका मोटिव था कि यहाँ जो है वॉर करेंगे, ट्रीटी करेंगे, टेरिटरी को एक्वायर करेंगे और उसको किलेबंदी करेंगे। तो ये कुछ मोटिव्स के साथ आए थे डच लोग। ठीक है, तो डच सेटल हुए यहाँ पे काफ़ी हद तक, बहुत रीजंस में वो सेटल हुए। तो हम उसके बारे में भी जानते हैं। जैसे 1605 में उन्होंने पहली डच फैक्ट्री खोली, ठीक है, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री उनकी खुली। उसके बाद नागपट्टनम जो है मद्रास के आसपास की जगह है, उसको कैप्चर कर लिया। पुलिकट में फैक्ट्री खोली, तो सूरत में खोली, बिमलीपट्टनम में खोली, करैकाल, चिंसूरा, बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम, कोचीन। तो बहुत सारे नाम हैं। तो आप इसमें से दो चार चाहो तो आप याद कर सकते हो, कभी कदाल जो है पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो है आप कुछ फैक्ट्रीज उनकी जैसे थी, जैसे टेक्सटाइल, कहीं टेक्सटाइल की फैक्ट्री, कहीं सॉल्ट पीटर की फैक्ट्री, कहीं ओपियम की फैक्ट्री, कहीं राइस मिल्स थी उनकी। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ठीक है, हो सकता है कि कभी कदाल पूछ लिया जाए, ऐसे इतना इससे पूछा जाता नहीं है, लेकिन ठीक है। जैसे इंडिगो की जो फैक्ट्री है वो यमुना वैली के आसपास के रीजन में, सेंट्रल इंडिया में, वो उन्होंने खोली इंडिगो की फैक्ट्री, नील जिनको बोला जाता है। टेक्सटाइल और सिल्क की फैक्ट्री बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल एरिया में खोला। ठीक है, कोरोमंडल रीजन। सॉल्ट पीटर की फैक्ट्री बिहार में खोली गई। ओपियम और राइस की फैक्ट्री गंगा वैली में खोली गई। ठीक है, तो अब ये डच के बारे में ज़्यादा नहीं है, उनका इस्टेब्लिशमेंट कुछ खास था नहीं, क्योंकि क्या हुआ, 1759 में बैटल ऑफ बिदारा हुआ। और जैसे वो आए, कब वो आए, 1605 में वो लगभग आए। और 1759 में जो है फिर इतने टाइम रहे भी, लगभग 150 साल भी रहे, लेकिन उतना ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट उनका नहीं हुआ था। और फिर 1759 में बिदारा के बैटल में जो है वो ब्रिटिश से हार गए, और अपना सामान जो है उनको पैक करना पड़ गया, और बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई, जिस ट्रीटीज़ वगैरह में जो है उनको अपने एरिया में सीमित कर दिया गया, और वो आगे नहीं बढ़ सके, उस एरिया से बाहर नहीं निकल सकते थे, उनको सीमित कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया, रिवेन्यूज़ लगा दिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आप मैं समझाने में सफल हुआ होऊंगा। और मैं ये सारे नोट्स जो हैं मैं आप पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे, अगर आप बोलोगे करने के लिए, तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय। और आप अपना ख्याल रखें। हम मिलते हैं फ्रेंच और सारे, फर्स्ट कर्नेटिक वॉर, सेकंड कर्नेटिक वॉर, थर्ड कर्नेटिक वॉर, और इन सारे चीज़ों के साथ अब लास्ट जो है ये थर्ड पार्ट में हम इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।